नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कवर ड्राइव पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच की। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया इस सीरीज में पहले से ही इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। इस सीरीज में इंडिया अब तक 4 मैचों में से 3 मैच जीती है, जबकि इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है। अगर इंग्लैंड इस मैच को जीत भी लेता है तो फिर भी इंडिया इस सीरीज को जीत जाएगी। तो बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच की। इस टेस्ट मैच का जो पहला दिन था, और मैं बता देना चाहता हूं कि आज बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनके जो ओपनर थे जैक क्रोली और बेन डकट, उन्होंने भी उनके कप्तान ने फैसला लिया है। काफी हद तक ऐसा दिख रहा था कि वो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उनका फैसला भी उन्होंने सही ठहराया। लेकिन जब बैन डगट और जैक क्रोली पिच पे पूरी तरह से टिक चुके थे, पिच को उन्होंने जान लिया था कि किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से हमने अटैक करना है, किस तरह से हमने खेलना है। तो एक कहते हैं कि जब लालच आ जाता है किसी के पास में, तो लालच का अंत बुरा ही होता है। तो उसी तरह हम कहते हैं बैन डकट कुलदीप यादव आते हैं उनके पास में, तो पहली गेंद पे उनके चौका मारते हैं। दूसरी गेंद पे वो एक बोलते हैं लॉलीपॉप बोल देते हैं उन्हें, आगे बढ़कर वो छक्का लगाने की सोचते हैं, लेकिन वो कैच दे बैठते हैं। वहां से ही पहला विकेट इंग्लैंड का गिरा। 52 रन उस टाइम स्कोर बोर्ड पे लग चुके थे इंग्लैंड के, और उनके बाद में बैन डकट जैसे ही आउट हुए तो ऐसा लगा जैसे इंग्लैंड की विकेटों की झड़ी लगने वाली है। क्योंकि कुलदीप यादव जिस लय में दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से उनकी बॉल कट रही थी, जब वो फ्लीपर डाल रहे थे, तो बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा था मैं इस बॉल पे शॉट खेलूं या इसको डिफेंड करूं या इसको छोड़ दूं। कई बॉल तो उनकी ऐसी लग रही थी कि इस बॉल पे तो ये विकेट मिल ही गई। लेकिन ये ऐसा होता है क्रिकेट में, हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती है। तो क्या हुआ, उसी तरह उन्होंने ओली पोप को अपनी बॉल पे फंसाया। ओली पोप समझ नहीं पाए इस गेंद पे आगे बढ़कर मैं सिंगल लूं या बाउंड्री के लिए जाऊं या इसको मैं छोड़ दूं। इस चक्कर में उन्होंने अपने विकेट को गवाया, और ध्रुव जुरैल जो विकेट के पीछे थे, उन्होंने उसको कैरी किया और स्टंप आउट कर दिया ओली पोप को। तो ये इसके बाद में इंग्लैंड का दूसरा विकेट भी गिर गया। फिर आते हैं जो रूट, जो कि पिछले मैच में सबसे उनके स्टार बल्लेबाज रहे थे, और उन्होंने अपने करियर का 31वां शतक भी लगाया था। आज भी काफी अच्छे लैब में दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। पूरी डिट्टो कॉपी मेरे को पिछले मैच की दिखाई दे रही थी। जिस तरह से जो रूट आए, उन्होंने समय लिया, देखा पिच कैसे खेल रही है, मुझे कहाँ पे शॉट मारने हैं, किस बॉलर को अटैक करना है। तो उस तरीके जैसे ही उन्हें लास्ट गेम में खेला था, उसी हिसाब से वो खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद में जैक क्रोली दूसरी एंड से काफी अटैकिंग कर रहे थे। वो चाहे उनके सामने पेस बॉलर हो, स्पिनर हो, वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो हर एक ओवर में एक चौका या एक बाउंड्री मार रहे थे। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैक क्रोली के पास आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की वो जो बॉल है ना, वो तो हम उसके फैन हो चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड मारा था, वो तो बॉल ऑफ द ईयर थी। वही बॉल इन्होंने फिर दोबारा डाली जो जैक क्रोली का, जिसपे वो बोल्ड आउट हुए। वो एक बड़ा शॉट खेलने गए उस वाली गेंद पे, और वो क्लीन बोल्ड हो गए। काफी अच्छा खेल रहे थे। जैक क्रोली ने इस पूरी सीरीज में काफी मेरे को प्रभावित किया है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलर को अटैक किया है। तो वो एक इंग्लैंड के काफी पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दिए हैं पूरे टेस्ट सीरीज में। तो दूसरी उसके जब जैक क्रोली आउट हुए, उसके बाद में आते हैं जोनी ब्रेसो। जोनी ब्रेसो को मैं पहले बताना चाहता हूँ, उनको 100 टेस्ट मैच खेलने के लिए मेरी तरफ से बधाई। और ये 100 टेस्ट मैच खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि कोई यानी प्लेयर 100 टेस्ट मैच अपने कंट्री को दे रहा है, अपनी कंट्री के लिए सेवा कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को 100 टेस्ट मैच में। ये बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट होती है, और जोनी ब्रेसो ने अब तक अपने करियर में ये चीजें करके दिखाई है। हाँ, इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। कहीं ना कहीं वो डबल माइंडेड चल रहे हैं, मैं शॉट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। तो इस इनिंग में भी जब वो आए, उन्होंने एक पूरी तरह से फ्रीडम के साथ में खेला। आते के साथ ही उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाए। तो ऐसे लग रहा था कि आज जोनी ब्रेसो आज बेसबॉल का जो एक डेफिनेशन लिखी गई है क्रिकेट बुक में, उसको वो सही साबित करते हुए नजर आए। उन्होंने आते ही बाउंड्री मारनी स्टार्ट कर दी, कभी चौका मारे, कभी छक्का मारे हैं। लेकिन उसी चक्कर में जब बॉल बाहर की साइड कुलदीप यादव ने फेंकी,
उस बॉल पे उनका बैट का एज लगा और वो आउट हो गए। एक बार तो उन्हें लगा कि मैं आउट नहीं हूँ, उन्होंने फिर डीआरएस का सहारा भी लिया, लेकिन डीआरएस ने भी उनको कहीं से भी नहीं बख्शा और वो उन्हें अपनी विकेट छोड़नी पड़ी। उसके बाद में आते हैं कप्तान बेन स्टोक। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ बेन स्टोक को। जब तुम इंडिया में आए थे तो आपकी जो अप्रोच थी वो बहुत डिफरेंट थी पहले 2 मैचों में। बेन स्टोक के लिए मैं खास तौर से ये बात कह रहा हूँ। बेन स्टोक पिछले 3 टेस्ट मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। उनका ना पैर की मूवमेंट हो रही है, ना उनको ये पता लग रहा है कि मैं इस बॉल को मैं डिफेंड करूं, इस बॉल को छोड़ दूं। काफी कंफ्यूज दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस तरीके के वो खिलाड़ी है ना, उनसे ये हम बिल्कुल भी, यानी मैं तो ये चाहता हूँ कि बेन स्टोक्स से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो इस तरीके से खेलेंगे, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो। खासतौर से कुलदीप यादव ने उनको बहुत परेशान किया है। तो कुलदीप यादव ने इनको फिर दोबारा अपना एक शिकार बनाया। उनको महज मेरे ख्याल से उन्होंने 1-2 ओवर ही खेला था, उसके बाद में कुलदीप यादव ने उनका विकेट ले लिया। फिर उसी के बाद में जब स्कोर बोर्ड में मेरे ख्याल से 175 रन थे, पहले आउट होते हैं अपने जोनी ब्रेस्टो, फिर होते हैं अपने जो रूट आउट हो गई उसी ओवर में। वो उससे अगले ओवर में जो रविंद्र जडेजा का था, उन्हें तो सीधी सीधी बॉल फेंकी थी और ये जिस गेंद पे इनको आगे से खेलना चाहिए था वो स्वीप शॉट खेल रहे थे, स्वीप शॉट के चक्कर में वो आउट हो गए। मुझे तो काफी अच्छे लग रहे थे जिस तरीके से वो अपने इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था आज ये लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन जो परमात्मा ने लिख दिया है वो वही होकर रहेगा। और रविंद्र जडेजा ने उनको सीधी बॉल पे ही आउट कर दिया। उसके बाद में कप्तान बेन स्टोक भी आउट हो गए। तो 175 पे लगातार 3 विकेट आउट हो गई। उसके बाद में आए बेन फोक्स, हार्टली, टैलेंडर स्टार्ट हो गए आने। तो हार्टली ने आगे चौका मारा, फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए। वो भी लंबा शॉट खेलने गए, सीधा उन्होंने हाथ में कैच दे दी। फिर उसके बाद में हमारे आते हैं मार्कवुड। देखो मार्कवुड ने, अगर मैं बात करूं तीसरे टेस्ट मैच की, चौथे टेस्ट मैच में वो खेले नहीं थे। तीसरे टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड हारने लगी थी तो उन्होंने लगातार शॉट मारे थे। अगर यार तुम्हारी इंटेंट शॉट मारने के तो तुम शॉट ही मारो। मुझे पता है जो मार्कवुड का जो एक रोल है वो एज ए बॉलर है, लेकिन उनको अटैकिंग करनी आती है, तो अटैक करके खेलते तो आज वो ज्यादा नहीं, इंग्लैंड के लिए 20-25 रन तो जोड़ देते हैं। और टेस्ट मैच में 20-25 रन टर्निंग ट्रैक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्कवुड भी ज्यादा नहीं टिके, वो भी रविचंद्र अश्विन का शिकार बन गए। और रविचंद्र अश्विन के बारे में बता दूं जाके, मैं पीछे नहीं बता पाया, आज वो अपने करियर का 100वां मैच खेल रहे हैं। तो आज एक हमारा भी सौभाग्य था कि हमने भी रविचंद्र अश्विन को अपने 100वें टेस्ट मैच में खेलते हुए देखा। दूसरी तरफ जोनी ब्रेसो को भी देखा। तो कुछ ये रिकॉर्ड का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले बता देता हूँ पूरे मैच के बारे में। फिर उसके बाद में अपने मार्कवुड साहब भी आउट हो गए। फिर शोएब बशीर और थोड़े बेन फोक्स के बीच में थोड़ी साझेदारी हुई। उस साझेदारी की वजह से वो 200 का स्कोर क्रॉस कर पाए। फिर उसके बाद में बेन फोक्स बड़े बेढंगे ढंग से आउट हुए। वो स्वीप शॉट मार के बॉल क्लीन होकर लग गई और वहां से वो क्लीन बोल्ड हो गए। और रविचंद्र अश्विन इसमें टेस्ट मैच में उन्होंने तीसरा शिकार बनाया अपना। फिर आते हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि जेम्स एंडरसन 41 साल की एज में भी अभी खेल रहे हैं। उनकी फिटनेस के बारे में, उनकी डेडिकेशन के बारे में हम सारी चीज़ें बताएंगे विस्तार से। फिर अपने जेम्स एंडरसन साहब भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद तो ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बैच बॉल की डेफिनेशन एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से अपने अप्रोच को चेंज कर चुके हैं। यार मेरा कहना तो ये है, अगर आपकी अप्रोच अग्रेसिव है ना तो अग्रेसिव ही रखो।
आप किसी दूसरे की तरफ मत जाओ कि हाँ तुम्हें इस अप्रोच में तुम्हें हार भी मिलेगी। कम से कम तुम्हारे जो प्लेयर हैं एक इंटेंट तो रखेंगे कि हाँ मैंने जाके अटैक करना है। अगर तुम अपने जो प्लेयर्स है, अपने इंग्लैंड के जो सदस्य हैं, उनको बोल दो जाके कि नहीं इस वाले गेम में तुम्हें डिफेंड करना है, तो यार वो भी डबल माइंडेड हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मेरे नीचे की टीम है, मैंने उनको बताया हुआ है कि डेली बेस पर आपने ये करना है, और मैं उनको एक महीने वो यूज टू हो चुके हैं उस चीज के लिए, ठीक है। फिर मैं जाके बोलता हूँ उसको नहीं भाई तुम्हें इस तरीके से काम करना है, क्या वो यूज टू हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, उनको टाइम लगेगा ना उस चीज में। तो यार तुम दूसरी अप्रोच क्यों लेके आ रहे हो? जब तुम्हें एक अप्रोच से सफलता मिल रही है तो उसी अप्रोच के साथ चलो भाई। मैं तो पूरी तरह से इसमें ये जो तुम अप्रोच लेके आए हो उसके लिए मैं ब्रेंडन मैकलम और ये बेन स्टोक्स को काफी मैं कोसूंगा। क्योंकि भाई जब तुम्हें एक अग्रेसिव अप्रोच से रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसी अप्रोच की तरफ चलो। हार मिल जाए डजंट मैटर यार, क्या हो गया फिर हार मिल गई तो तुम्हें। यार मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हारी जो एक तुम रखते हो ना कि रणनीति बना के रखते हो कि मुझे अटैक करना है जाके, तो अटैक करो यार। तुम्हारी गेम ही वही है, तुम्हारी नेचुरल गेम वो है, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई बेन स्टोक्स से और ये ब्रैंडन मैकलम से तुम्हारी जो पिछले 15-16 मैचों में जो अप्रोच रही ना उसी अप्रोच के साथ चलो। ये मत सोचो कि हम ये टेस्ट मैच हार गए तो हम अप्रोच चेंज कर लें। तुम ये देखो ना तुम्हारे लड़के किस हिसाब से खेले हैं, ठीक है। तो चलो इफ एंड बट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन जो बातें कही हैं कहीं ना कहीं ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स सुनेंगे। तो 218 रन पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद में इंडिया ने अपनी इनिंग्स की शुरुआत करी। इनिंग की शुरुआत में अपने कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो कि पूरी जबरदस्त फॉर्म में है पूरी सीरीज में, वो अब तक 600 से ऊपर रन बना चुके हैं और कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनको तोड़ने बाकी हैं। आज उन्होंने रोहित शर्मा और इन्होंने जायसवाल ने काफी अच्छी इनिंग खेली, दोनों ने 50 लगाई है। और रोहित शर्मा मुझे काफी अच्छे लगे आज, जिस तरीके से उन्होंने बड़े शॉट पे खेले। और जायसवाल को वो बोला कि तुम अटैक करो, मैं एक एंड पे टिका रहूंगा, तुम अटैक करो। और जायसवाल ने सोहिब बशीर के एक ही ओवर में 3 छक्के लगातार मार दिए। मुझे जायसवाल से एक ऐसे प्लेयर को मैं उभरता हुआ दिखाई दे रहा हूँ जो इंडिया का फ्यूचर हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये है कि वो स्विमिंग पिच पे कैसी परफॉर्मेंस रहेगी उनकी। तो ये हमारे लिए एक वेटिंग है, हम वेट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। होपफुली भगवान से ये कृपा है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं जो इंडिया के में उनको सपोर्ट करते हैं, तो यही चाहते हैं कि वो स्विमिंग कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें इंडिया के लिए और एक बेहतरीन प्लेयर बन के सबके सामने आए। जायसवाल ने इस टेस्ट सीरीज में एक जो अप्रोच उन्होंने रखा है उसी सेम अप्रोच के साथ वो चले हैं। तो मैं तो जायसवाल के पूरी तरह से इस सीरीज में फैन हो चुका हूँ। जिस तरीके से उन्होंने स्पिनरों को अटैक किया ना, बेमिसाल यार। थोड़ी बहुत झलकियाँ लगती है उनके अंदर, जो हमारे वीरू पाजी वीरेंद्र सहवाग थे उनकी तरह लगता है। कप्तान रोहित शर्मा भी आज 50 रन का स्कोर मार चुके हैं वो। मेरे ख्याल से आई थिंक 58 रन पे नो डाउट है आज। चलो ठीक है, शोएब बशीर ने वो जायसवाल को आउट कर दिया है, लेकिन डजंट मैटर, अगली इनिंग में क्या पता वो सेंचुरी मारे, ठीक है। तो इंडिया का जो स्कोर है 135 पर लॉस ऑफ 1 विकेट है। शुभम गिल वन डाउन आए थे, उन्होंने भी बड़ी शॉट मार के दिखाया कि हाँ उनके अंदर भी रनों की भूख है। तो हाँ होपफुली हम यही चाहते हैं कल इंडिया एक लंबी स्कोर तक जाए और इंग्लैंड को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 300 रनों की लीड बनाए। हम तो यही चाहते हैं। तो इस मैच में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का खेल खेला गया
उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के सामने आई है, ये पिच काफ़ी एक टर्निंग ट्रैक है। कि कल मैं ये देखना चाहता हूँ कि बॉल यहाँ पे कैसे बाउंस लेती है, कैसे टर्न करती है। अगर जिस हिसाब से पहले दिन टर्न ली है बॉल ने, घुमाव लिया है, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इंग्लैंड के बॉलर भी काफ़ी इस पिच पर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि रोहित शर्मा एटलीस्ट एक बड़ा स्कोर करे, साथ में शुभमन गिल भी। और इस मैच में मेरे ख्याल से पार्टिकल ने भी डेब्यू किया है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्टिकल भी टीम में आए हैं, तो एक अपने जो उनकी अप्रोच रहती है आईपीएल में उसी हिसाब से खेलें वो, और वो भी अच्छा स्कोर बनाए। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी बैठे हैं सेफ रहें, और हमेशा आप इस चीज़ को लेके चलिए कि चाहे कोई भी टीम खेल रही हो, चाहे इंडिया की खेल रही हो, चाहे इंग्लैंड की खेल रही हो, अगर कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि आप इस तरीके से खेलोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। चलो ठीक है कि हम इतने वो नहीं हैं, जैसे लेजेंड प्लेयर होते हैं कमेंट्री करते हैं, हम हमें हमने कभी मतलब स्टेट लेवल पे भी नहीं खेला है, वो मैटर नहीं करती है, लेकिन चीज़ें हमें भी समझ में आती हैं क्योंकि हम भी काफ़ी समय से क्रिकेट को वॉच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें भी समझ में आने लगी है। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और आगे जो भी आप समझना चाहते हैं समझ लो। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, नमस्कार।